जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, जो एक जर्मन दार्शनिक थे। उनका जन्म 27 अगस्त 1770 में जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 14 नवंबर 1831 को बर्लिन में हुई थी। हीगल कई वर्षों तक बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे और उनकी मृत्यु भी इसी नगर में हुई किस थी। विषय के बेटा बता सकते हो आप? क्या सर? किस विषय के प्राध्यापक थे? सुना है आपने? कोई बात नहीं, आपसे कोई लड़ाई नहीं है। टीचर प्रोफेसर था वो। बोलो बच्चों, किस विषय का था? सुना होगा आपने भी। किस विषय का कभी सुना आपने? फिलॉसफी का। किसका? उस तो मैं भी गलत हो, पर मैं कोई आइडिया लग रहा है फिलॉसफी। बाकी चेक करके बताएंगे तो बोलो बेटिया, शाबाश। राजनीतिक आदर्शवादी थे सर ये। आप आइडलिस्ट थे पर उनका विषय था फिलॉसफी। बाकी बच्चे फोन में चेक करो अगर मैं गलत हो रहा। आगे बोलो बेटिया, शाबाश। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को सर्वोच्च नैतिक सत्ता मानती है। इनके अनुसार नागरिकों को प्रत्येक परिस्थिति में राज्य के आदेशों का पालन करना चाहिए। देखो क्या बताया इन्होंने। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को सुप्रीम मानती है ना। Yes, sir. और इंटरनेशनल रिलेशन में आदर्शवाद कैसी विचारधारा है? जो हमारा दूसरा पेपर है, जो शांति की बात करती है। ठीक है। आइडलिज्म स्टेट के अंदर क्या है? जो स्टेट को महान बनाता है, ईविल का वो वाला है। और इंटरनेशनल रिलेशन में जो विश्व में शांति की बात करता है। फर्क है। बोलो हीगल बेटा। मानते हैं कि जो राज्य है वो धरती पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है बेटा, शाबाश। राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। राज्य पूर्ण तार्किक है। राज्य एक नैतिक विचार व मानव की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति वाह। है। इसलिए राज्य का व्यक्ति पर सर्वोच्च अधिकार है। वाह। क्योंकि हीगल मानते हैं कि व्यक्ति का खुद का कोई अधिकार नहीं है। हाँ। राज्य को वो सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए वाह। वो बोलते हैं कि राज्य का व्यक्ति के निजी जीवन में भी अधिकार है। वाह। कोई आप में से कोई इसके समर्थन में कोई साक्ष्य देगा, कोई उदाहरण देगा? आप बताओ बेटा कि राज्य, जैसे इन्होंने बोला, हीगल बोलता है राज्य का व्यक्ति पर संपूर्ण अधिकार है क्योंकि राज्य व्यक्ति का क्या करता है? आर्थिक नैतिक विकास करता है। उदाहरण दो कोई, आप दो कोई उदाहरण जिस इस बात को सत्य साबित करने के कोई उदाहरण दो। सर राज्य करता तो है आर्थिक विकास में सहायता, जैसे? रोजगार के साधन, हाँ। और भी कई चीजें। जैसे सड़कें बना देगा, है ना, उससे फिर इलाके में लोग डेवलपमेंट होंगे। या जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते उनके लिए स्कूल खोल देगा, है ना। या जो बिल्कुल दिव्यांग है उनके लिए कोई फैसिलिटी दे देगा अगर कोई नहीं करेगा। तो इस तरह से राज्य व्यक्ति को निखारने की कोशिश करता है। अच्छा आगे बोलो, शाबाश। हीगल की प्रमुख उपलब्धि उनके आदर्शवाद की विशिष्ट अभिव्यक्ति का विकास थी। हाँ। जिसे कभी कभी पूर्ण आदर्शवाद कहा जाता है। अच्छा। हीगल क्या मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मन और प्रकृति और विषय और वस्तु के द्वंद्व को दूर किया जाता है। उनकी आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से मनोविज्ञान, राज्य, इतिहास, कला, धर्म और दर्शन को एकीकृत करता है। अच्छा। दार्शनिक विचार, हीगल के दार्शनिक विचार एक मिनट रुको, फिर से उस बात को फिर से पकड़ो जो लास्ट में आपने लाइन बोली, बड़ी जबरदस्त। फिर से बोलो। मन और प्रकृति, मन और प्रकृति। मन तथा क्या हुआ? विषय और वस्तु। मतलब आदमी की सोच, हार्ट और नेचर। ठीक है। दूसरा बताओ। विषय और वस्तु सब्जेक्ट, मतलब मैं क्या सोचता हूँ और रियलिटी में क्या है, वस्तु। अच्छा, और के द्वंद्वों को दूर किया जाता है। हाँ, जो इनमें द्वंद्व है ना उनको दूर करके वो एक परम सच्चाई को प्राप्त करने की क्या करता है? कोशिश। आगे बोलो। उनकी आत्मा का दर्शन वैचारिक रूप से मनोविज्ञान, राज्य, इतिहास, कला, धर्म और दर्शन को एकीकृत करता है। ठीक है, गुड। हीगल के दार्शनिक विचार जर्मन देश के ही कांट, फिक्टे, शेलिंग नामक दार्शनिकों के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित कहे जा सकते हैं। रुको, बहुत बढ़िया। देखो खुद लाया इन्होंने उसका नाम जो मैं चाहता था, कांट। सबसे ज़्यादा किसकी किताब से प्रभावित था हीगल? इमैनुअल कांट, है ना। कांट उसके जब वो बच्चा था उस टाइम का महानतम विचारक था। और अगर आपने पढ़ा होगा क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जिस नैतिकता की बात की उसने, है ना। पर कांट ने एक बात बोली, शायद एक बार मैंने पहले पढ़ा था। कांट ने बोला था ज्ञान दो तरह का होता है, एक फिनोमिनल, एक होता है न्यूमिनल। फिनोमिनल जो इंद्रियों से, तर्क से हम जान सकते हैं। न्यूमिनल जो इंद्रियों से बाहर है। कांट बोलता है आप कितना भी जान लो, आप इंद्रियों से बाहर जो ज्ञान है उसको नहीं आप जान सकते, जो न्यूमिनल ज्ञान है। तभी तो उसने बोला क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, है ना, कि पूरा नहीं आप जान सकते। पर ये जो चेला था उसका हीगल, इसका ये मानना था नहीं, मैं एक ऐसी फिलॉसफी निकालूंगा जो केवल इंद्रिय ज्ञान तो प्राप्त करेगा ही करेगा, पर इंद्रियों से मैं इतना मतलब ज्ञान प्राप्त करूंगा कि मैं पूर्ण संसार की पूर्ण सच्चाई को क्या कर सकता हूँ, जान सकता हूँ। कांट हमेशा ये मानते थे आदमी कभी भी कंप्लीट नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी किससे नॉलेज प्राप्त करता है? इंद्रियों से। और हर इंद्रिय की क्या है? सीमा है, बायसनेस है। पर ये हीगल की ये फिलॉसफी थी कि मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। और कुछ ऐसा ही इसके बाद एक और चेला कांट का आया, जो इसका भी चेला था, कार्ल मार्क्स, जिसने भी दुनिया की कंप्लीट फिलॉसफी देने की क्या की कोशिश। और आप पाएंगे जब भी कोई ये बोलता है कि मेरे पास पूर्ण ज्ञान है, खतरा ये पैदा होता है, उससे क्या हो जाता है, कोई उसका मिसयूज करके तानाशाही भी क्या कर सकता है, खड़ी कर सकता है। बोलो बेटा, शाबाश।
हीगल के कुछ विचार हैं। हीगल के मुताबिक विचार और दुनिया के विकास में विरोध का समन्वय का सिद्धांत लागू होता है। विचार और विकास के बीच में दुनिया के विकास में विरोध का समन्वय। अच्छा, बोलो शाबाश। हीगल के अनुसार विचार और विश्व के विकास की प्रगति विरोध समन्वय के सिद्धांत के मुताबिक होती है। दो चीज यूज किया आपने, विरोध और समन्वय। समन्वय। पहले झगड़ा फिर समझौता। आगे बोलो शाबाश। हीगल का मानना था कि भाषा विचार की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। हाँ। हीगल के मुताबिक वास्तविकता पूर्णता बोधगम्य है। फिर से बोलो। हीगल का मानना था भाषा विचार की, क्या बोला आपने, फिर से बोलो। प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अच्छा, विचार जो है भाषा से ही उत्पन्न होते हैं, देखो ऐसा बोल रहा है ना। और एक बात बताओ, हेबरमास ने क्या बोला था, किसी को बताओ, बताओ। हेबरमास पढ़ा किसी ने, क्या बोला था हेबरमास ने? लैंग्वेज को क्या माना था उसने, पढ़ा है किसी ने हेबरमास के बारे में? कुछ लैंग्वेज में बोला है उसने बोला है लैंग्वेज के थ्रू हम जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इधर वाले गायब हो रहे हैं दूध में ना। अच्छा ठीक है, बोलो शाबाश। हीगल के मुताबिक राजा राज्य की एकता का प्रतीक होता है, लेकिन उसे संविधान के नियमों का पालन करना होता है। अच्छा, ऐसा बोला इसने, ओके। हीगल कहता है कि धारणा ही वास्तविकता की प्रथम है। हम्म, हेगल के मुताबिक विचार वह चरण है जहाँ बुद्धि खुद को वस्तु की प्रकृति के रूप में जानती है। अच्छा। हेगल के मुताबिक सही निष्कर्ष निकालने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन इतना जरूरी नहीं है जितना कि चीजों को बचाने के लिए शरीर रचना विज्ञान और शरीर प्रक्रिया का विज्ञान का पूर्ण अध्ययन जरूरी है। फिर से बोलो, ये तो बड़ा खतरनाक बात बोल दी इसने, फिर से बोलो। हेगल के मुताबिक सही निष्कर्ष निकालने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन उतना जरूरी नहीं है। रुको, क्या तर्कशास्त्र क्या होता है? फिलॉसफी। अच्छा, आगे बोलो, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ, फिलॉसफी ये लॉजिकल फैक्ट्स। अच्छा ठीक है, बोलो शाबाश। जितना कि चीजों को बचाने के लिए शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान का पूर्ण अध्ययन जरूरी है। अच्छा, विज्ञान को ज़्यादा फोकस कर रहा है बंदा, ओके, बोलो शाबाश बेटे। हीगल का मानना था कि सार्वभौमिक चित्त या निरुपाधि ब्रह्म को बुद्धि से जाना जा सकता है। हालांकि उनका मानना भी था कि जो खुद बुद्धि से जाना जा सकता है वह सार्वभौमिक या निरुपाधि नहीं हो सकता। देखो, इसने जो शब्द यूज किया, फिर से बोलो। सार्वभौमिक। सार्वभौमिक या निरुपाधि। हाँ, इसको पता इसने क्या बोला? इसको बोला इसने गाइस्ट, ऐसी शक्ति जो मतलब शक्ति, मतलब ये ना हीगल ना जैसे यीशु, भगवान यीशु उस तरह नहीं मानता था, क्रिश्चियन था ये, पर भगवान यीशु टाइप नहीं मानता था। ये मानता था एक जैसे वेदों में नहीं होती शक्ति कि भाई एक अदृश्य शक्ति है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो उसको ये क्या बोल रहा है, किसे जान सकते हैं बेटा? सार्वभौमिक। हालांकि उनका मानना था कि जो खुद बुद्धि से जाना जा सकता है वो सार्वभौमिक नहीं हो सकता। उसको बुद्धि से नहीं जान सकते, पर पहली लाइन में क्या बोल रहा था? सार्वभौमिक चित्त या निरुपाधि ब्रह्म को बुद्धि से जाना जा सकता देखो, है। कंट्रडिक्शन करता है, बोलो शाबाश। हेगल के मुताबिक राज्य एक सुपर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा। जिसमें किसी व्यक्ति की प्राथमिकताएं उससे बड़े समूह की प्राथमिकताओं से अलग नहीं होती। अच्छा। हेगल के मुताबिक इंसान की जागरूकता और गतिविधि का मूलभूत परिभाषित लक्षण स्व और अन्यता के बीच का संबंध वस्तु के प्रति इच्छा की भावना और उनसे विमुखता से जुड़ा हुआ है। वो यार, ये तो क्या लाइन बोल दिया आपने, फिर से बोलो शाबाश। किसी को समझ आई? करो एक्सप्लेन, आई समझ? आप बोलो, फिर से बोलो। हेगल के मुताबिक इंसान की जागरूकता और गतिविधि का मूलभूत परिभाषित लक्षण स्व और अन्यता के बीच का संबंध वस्तुओं के प्रति इच्छा की भावना और उनसे विमुखता से जुड़ा हुआ है। मेरे को तो पता नहीं लगा। आप बोलो बच्चों, कुछ लगा? पंडित जी आप बोलो, आप थोड़ा सा तेज लग रहे हैं मुझे, बोलो क्या बोला, फिर से बोलो, एक बार पढ़ा, फिर से पढ़ो। हेगल के मुताबिक इंसान की जागरूकता और गतिविधि का मूलभूत परिभाषित लक्षण स्व और अन्यता के बीच का संबंध रुको, वस्तुओं के मतलब प्रति बंदा कितना अवेयर है ये पता लगता है कि आदमी अपने और दूसरे के बीच का जो संबंध है। होता है। आज ठीक है, आगे बोलो शाबाश। वस्तुओं के प्रति उनकी इच्छा और उनकी भावना और उनकी विमुखता से जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। हेगल ने जर्मन आदर्शवादी तत्व ज्ञान को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अच्छा, और सिविल सोसाइटी पे क्या बोल रहे हैं? वो सिविल सोसाइटी बोल रहे हैं ना? हाँ, बोलो बोलो शाबाश। सिविल सोसाइटी एक ऐसा क्षेत्र है जो राज्य सरकार और परिवार के बीच स्थिर होता है। मतलब सरकार अलग है और परिवार अलग है ना? आगे बोलो शाबाश। जहां लोग संगठित होकर अपने सामूहिक और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है। हीगल की सिविल सोसाइटी। हीगल ने सिविल सोसाइटी को राज्य, परिवार और व्यक्ति के बीच का एक महत्वपूर्ण मध्यस्तर माना है। उनके अनुसार सिविल सोसाइटी वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते हैं, परंतु यह केवल उनके निजी हितों तक सीमित नहीं रहता। सिविल सोसाइटी में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं, जहां लोग अपने निजी उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप समाज की भलाई भी होती है। सही बात। हीगल का मानना था कि सिविल सोसाइटी में विभिन्न हितों और संसाधनों का संतुलन स्थापित करने के लिए एक नैतिक प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो अंततः राज्य के माध्यम से सुनिश्चित होती है। सही बात।
सिविल सोसाइटी व्यक्ति, परिवार और राज्य के बीच संबंधों को समझने में मदद करती है। उन्होंने इसे आधुनिक समाज की एक अनिवार्य संरचना बताया है और इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। नंबर 1 है निजी हित और सार्वजनिक कल्याण का संतुलन। नंबर 2 अधिकार और कर्तव्यों का संबंध। नंबर 3 आर्थिक वर्ग और असमानता। नंबर 4 नैतिकता और कानून। नंबर 5 राज्य की अवधारणा। परिवार ये नागरिक 5 सिविल सोसाइटी की विशेषताएं बताई आपने। पहलू सर, पहलू, अच्छा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, बोलो, शाबाश। परिवार, नागरिक समाज और राज्य। यह बात महत्वपूर्ण है कि जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे उदारवादी विचारकों ने प्राकृतिक दशा के अंत का संकेत देने के लिए नागरिक समाज और राज्य शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया है। अच्छा। परंतु हेगल ने नागरिक समाज और राज्य में एक स्पष्ट अंतर करते हुए इन्हें नैतिक और आध्यात्मिक विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के रूप में पहचाना है। रुको, देखो, ये बोल रहे हैं कि भाई मैडम जो बोला मेरे को तो किसी समझ आया क्या बोला इन्होंने, लाइन क्या बोली कि भाई जॉन लॉक को पढ़ेंगे और रूसो बोला ना आपने। Yes, sir, जी। उन्होंने बोला नागरिक समाज और किस में फ़र्क नहीं किया? नागरिक समाज और परिवार में सर। अच्छा, फ़र्क नहीं किया Yes, उन्होंने। sir। अच्छा, ठीक है। हेगल के अनुसार नहीं अरे बेटा, मेरे को कुछ और लगा, फिर से पढ़ो इस लाइन को। बाकी लोग भी लगाओ दिमाग यार, सुनो क्या बोल रही, बोलो, शाबाश। जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे उदारवादी विचारकों ने प्राकृतिक दशा के अंत का संकेत देने के लिए नागरिक समाज और राज्य शब्दावली का प्रयोग एक ही अर्थ में किया। हाँ, मतलब उन्होंने राज्य और नागरिक समाज को गड़बड़ किया, मतलब सेम ही मान लिया। जबकि हेगल पहला विचारक है जिसने नागरिक समाज में और राज्य में स्पष्ट फर्क किया। और मॉडर्न टाइम में हम ये मानते हैं नागरिक समाज इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट। तो ये हेगल है पहला बंदा। अगर पेपर में कभी आ गया किस विचारक ने नागरिक समाज और स्टेट में स्पष्ट अंतर किया है, लॉक, हॉब्स, रूसो और एक कौन सा है हमारा, हेगल। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हेगल। गुड, बोलो, शाबाश बेटे। हेगल के अनुसार राज्य या राजनीतिक समाज ऐसा साधन नहीं है जिससे मनुष्य की व्यवहारिक तर्क बुद्धि के द्वारा व्यक्ति उन्मुख लक्ष्यों की सिद्धि के लिए गढ़ा गया हो। अच्छा। वस्तुतः राज्य एक नैतिक सत्ता है जिसके लक्ष्य अंतर्वैयक्तिक संबंधों के तंतुजाल पर टिके हैं और ये लक्ष्य पृथक पृथक व्यक्तियों की इच्छाओं से परे की वस्तु है। देखो क्या बोला इसने, पता जो ये हॉब्स है ना, पढ़ेंगे ना आप हॉब्स लॉक को, पता क्या बोलते हैं? राज्य का काम है जो हम सब की अलग अलग इच्छा, इनकी इच्छा है साइकिल की, इनकी इच्छा है सूट की, इनकी इच्छा है कोई सेब की, उन सब इच्छाओं को अलग अलग को इकट्ठे करना, एक स्टोर में रखना, फिर राज्य सब के लिए क्या करेगा, काम करेगा। मतलब तुम्हारी अलग अलग इच्छाओं का जोड़ राज्य पूरा करने की कोशिश करेगा। हैप्पीनेस ऑफ लार्जेस्ट नंबर। ये बोलता है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप सबको अपनी जो आपकी इच्छा है ना, एक की इच्छा नहीं, इंटरपर्सनल सबकी जोड़ के कि सेब भी लेना है, सूट भी लेना है, कुछ और भी लेना है, पैसे कितने, उस हिसाब से डिवाइड करके जोड़ करके देखना है। और ये कोई एक बंदे का हित नहीं तय करेगा मुझे क्या चाहिए ना। राज्य आपके इंटरपर्सनल, आपकी सोच से परे की बात है। राज्य का अपना लॉजिक है, देश के लिए क्या चाहिए, ऐसा बोल रहा है। शाबाश बेटा। हेगल के अनुसार सामाजिक जीवन की नैतिक प्रकृति में 3 गतियां पाई जाती हैं, ठीक है। जो सब मिलाकर मानव जीवन के बहुपक्षीय स्वरूप को उजागर करती हैं। ये 3 गतियां हैं परिवार, नागरिक समाज और राज्य। अच्छा। हेगल का मानना है कि यदि व्यक्ति इन तीनों तरह के संबंधों में किसी एक से अपरिचित रह जाए तो मनुष्य के रूप में उसका जीवन आधा अधूरा रहेगा। मानते भैया, बोलो। ये बोलता कि 3 चीज़ें जीवन में नहीं मिली, परिवार, क्या बताओ, नागरिक समाज और राज्य। 2 डेफिनेशन। आप 2 बीच वाली लड़की, आप अच्छे दिख रहे हो, उसमें बताओ कि सच में परिवार का क्या महत्व है? परिवार जरूरी होता है, परिवार अपनी भूमिका नहीं, मानो पैदा हो गया फिर माँ बाप गायब हो गए तो क्या कमी रहेगी उसकी लाइफ में? उसको समझाने वाला कोई नहीं होगा पड़ोसी होंगे तो नहीं अच्छी तरह थोड़ी करवाएंगे सर उसको। अच्छा, परिवार एक मतलब है। विकसित नहीं होगा, है ना। अच्छा, और सिविल सोसाइटी का उदाहरण दो कोई दो। नागरिक समाज कैसे आपको निखारता है? बोलो, इतना है थोड़ा, बोलो भाई बच्चों, नागरिक समाज कैसे निखारता है आपको? आप हैं किसी नागरिक समाज के मेंबर? नहीं होने ना, जंगल से आए निकल के। अच्छा है, बताओ बताओ कौन से, नागरिक समाज में सर किस नागरिक समाज के मेंबर है, बताओ मेरे को आप। हमारा जो समाज है सर, कौन है आपके समाज को? एग्जाम्पल दो ना, कौन संस्था है आपके समाज में? जैसे आपका गांव, ये सर कौन गाँव देवता है। आपके? बुमासी सर, क्या जी? बुमासी सर। ठीक है, बुमासु देवता है ना। तो उस गांव के जो लोग हैं वो तेरा समाज है, मतलब आपका समाज है। तो वहाँ से क्या क्या सीखते हैं आप उस समाज में, रीति रिवाज सर, और है ना? किस तरह समाज में रहना। है ना? वो उस समाज ने सिखाया ना आपको। अलग अलग तरह के लोग भी है उसमें, नहीं तो ये वो उसकी कंट्रीब्यूशन है। और तीसरा है स्टेट। आप बताओ भाई, स्टेट का क्या? स्टेट नहीं होगा तो क्या खो देगा आदमी? स्टेट में सर लोगों को है पीछे वाले, चलो आप बोलो 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 बोलो, पीछे बोलो आप। नहीं होगा तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा ना।
और कई मामलों में हमारे, जैसे इन्होंने पहले बताया था, हमारे को कई अधिकार स्टेट दे रहा है ना। तो ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है हमारा हीगल। आगे बोलो, शाबाश। हीगल का इतिहास दर्शन। हीगल का विश्वास था कि इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है, ओह, जिसकी मूल प्रेरणा विवेक या चेतना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से चेतना अपने परम लक्ष्य अर्थात परम चैतन्य की ओर अग्रसर होती है। यह प्रक्रिया अपने अंतर्निहित नियमों से बंधी है, जिसे बाहर से नियंत्रित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस मान्यता के आधार पर हीगल ने व्यक्तिवाद के दार्शनिक आधार पर किया, जो इस मान्यता पर आधारित था कि मनुष्य अपने चंचल चित्त की इच्छा के अनुसार समाज को मनचाहे रूप में ढाल सकते हैं। हीगल के अनुसार केवल तर्क बुद्धि से ही इतिहास को संचालित करने वाली यथार्थ शक्तियों का पता लगा सकते हैं और इस प्रक्रिया को अनिवार्यता को समझ सकते हैं। हीगल के अनुसार चेतना तत्व या विचार तत्व सृष्टि का सार तत्व है, अतः विकास की संपूर्ण हाँ, प्रक्रिया शुरू से अंत तक विचारों के उत्थान और पतन की कहानी है। अच्छा, इनका मूल रूप विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के उदय और विलय के रूप में देखने को मिलता है। जिस संस्था में निहित विचार तत्व जितना उत्कृष्ट होगा, वह संस्था नैतिक दृष्टि से उतनी ही उन्नत मानी जाएगी। बिल्कुल। सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया जब तक अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती, तब तक कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रह पाती। हीगल का मानना है कि सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है। अच्छा, इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति भी कहा जाता है, जो हीगल के आदर्शवाद के साथ निकट से जुड़ी हुई है। क्या बात है। इस पद्धति का अर्थ यह है कि वह प्रक्रिया जिसमें बौद्धिक वाद विवाद के अंतर्गत विचारों या निर्माण स्पष्टीकरण होता है। इसके अनुसार कोई भी प्रत्यय या विचार द्वंद्वाद मार्ग पर अग्रसर होता है, जिसका अर्थ निषेध का निषेध है। परस्पर विरोधी विचारों का द्वंद्व ही संपूर्ण प्रगति की कुंजी है। इस तरह सामाजिक परिवर्तन या विकास की प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है, और जब वह पूर्णता की स्थिति में नहीं पहुंच जाती, तब तक वह यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये अवस्थाएं हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद। शुरू में वाद का अस्तित्व होता है, जो पूर्णतः सत्य नहीं होता, क्योंकि सत्य का स्वरूप भी स्थायी और स्थिर होता है। इसीलिए वाद स्वभावतः अस्थिर होता है। परिणामतः उसका विपरीत रूप प्रतिवाद अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। यह प्रतिवाद भी पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, चूंकि वाद और प्रतिवाद परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। इसलिए इनमें तनाव और टकराव पैदा होता है, जिसमें वे यथाशक्ति एक दूसरे के उन अंशों को नष्ट कर देते हैं जो असत्य होते हैं। इस संघर्ष में वे अंश बच जाते हैं जो वाद और प्रतिवाद दोनों की तुलना में सत्य के निकट होते हैं। इनके सहयोग से संवाद का जन्म होता है। इस तरह परिवर्तन का एक चक्कर पूरा होता है। वाद और प्रतिवाद दोनों की तुलना में संवाद सत्य के निकट होता है, परंतु वह भी पूर्णतः सत्य नहीं होता, इसीलिए वह भी अस्थिर सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में संवाद नए रूप का धारण कर लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समाज परम सत्य की स्थिति में पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। ठीक है, देखो ये जो बता रही ना, बेसिकली हीगल ने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी। ठीक है, इतिहास का मतलब इतिहास की क्या फिलोसफी, तो ये बताती है कि परम आइडिया जो सच्चाई है वो प्राप्त करनी है आपने, और तरीका क्या है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। क्या कोई एग्जाम्पल दे सकता है इस चीज़ का, कोई किसी भी चीज़ का उदाहरण, वाद, प्रतिवाद और संवाद का? कौन देगा, बोलो भाई। मोनिका डोगरा देगी, बोलो भाई मोनिका, कोई उदाहरण दे। वाद, फिर प्रतिवाद और संवाद, कोई भी उदाहरण। आप सर, इन बच्चों में से कोई, ये छुप रहे पीछे, वो भी दे सकता है, और जो आगे कोई दे सकता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद का कोई उदाहरण दो, कोई भी, चाहे आप अपने बगीचे का ही दो, मुझे कोई टेंशन नहीं, उदाहरण दो। और आपने पढ़ी इतनी बड़ी गर्दान, हमको बोर किया, आप बताओ उदाहरण दो। सर, अगर किसी वजह से मतलब किसी भी टॉपिक अगर हम कुछ बोलते हैं, तो मेरे विचार अलग होंगे, इनके विचार अलग होंगे, ठीक है, तो उन पे टकराव होगा। हाँ। फिर उनमें से कुछ चीजें और निकलेंगी, हाँ। फिर उन चीजों पर विचार होगा, जैसे मेरा विचार और फिर इनका विचार, हाँ, फिर मेरा हुआ वाद, हाँ, इनका प्रतिवाद, और फिर मिलके जो नया, हाँ, निकलेंगी, फिर वो हुआ संवाद। बहुत वैसे बढ़िया, ही प्रक्रिया बहुत चलती बढ़िया। रहेगी। देखो इन्होंने बड़ा मतलब बिल्कुल उसको बिना मांस की हड्डियों से बता दिया इसने स्पष्ट। तो इसको असली मान जैसे आपका बना कि हमने घूमने जाना है, ठीक है जी, ये बोलेगी जाओ मनाली, ये बोले मनाली जाना, हम जाना रोहतांग, ठीक है जी। तो फिर अब बात चलेगी भाई यार इसमें ये समस्या, इसमें समस्या, कोई बोलेगा वहाँ चले जाओ, नगर चले जाओ। तो ये क्या हो, वाद, प्रतिवाद, संवाद। और बाद में अगर अगले साल कोई बोलेगा नगर जाना है, आप बोलेंगे नहीं यार वो भी गलत नहीं, हम कहीं और चलते हैं। तो मतलब इस तरह से मानवता ग्रो करती है। और जो ये बोल रहे हैं द्वंद्ववाद, हर चीज़ में द्वंद्व है बेटा। अगर आप लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, इससे देख पा रहा हूँ, यहाँ प्रकाश भी है और कम मात्रा में अंधेरा भी है। सीधा ही प्रकाश हो जाए तो कैमरा नहीं चलना, जैसे इनकी तरफ चल नहीं रहा पर ऐसे, और अगर बहुत ही अंधेरा हो जाए तो भी नहीं चल पाएगा। एक बैलेंस में चलती चीज़ है,
हर चीज़। हम देखो, अगर मैं शरीर है ना हमारा, शरीर इसलिए क्योंकि बाहर से ना हवा मार रही जोर यहाँ, और अंदर मेरे ब्लड या हड्डियाँ हैं, ठीक है। अगर ये बाहर वाली हवा जोर नहीं मारेगी ना अंदर वाली को, मैं अंतरिक्ष में जाता हूँ तो मेरी आंखें उखे क्या आ जाएगी, पेट फूट क्या हो जाएगा, कद्दू की तरह फट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि द्वंद है। तब हम चलते हैं सड़क पे, क्यों चलते हैं पता है आपको? नीचे घर्षण होता है, वो रोकता है आपको और आप आगे को जोर लगाते हैं। अगर नीचे चिफला हो गया तो आप लंबे पड़ जाएंगे। मतलब हर एक चीज़ ज़िंदगी में है ना, वो द्वंद से चलती है। जब आप पैदा होते हैं, पैदा होते ही आपकी बॉडी में कुछ कण मरने शुरू हो जाते हैं, और जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, ये हमारी जो बाजू है ये और इसमें झुर्रियाँ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें नए होने की क्षमता क्या होती जा रही है, रिड्यूस। तो जन्म और मृत्यु साथ में, दुश्मन नहीं है। प्रकाश और अंधेरा एक ही बात है। जब प्रकाश बढ़ता जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, जब अंधेरा घटता जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रकाश। दुश्मन नहीं है। तो जिंदगी जुड़ी हुई है आपस में, हर चीज़ में दो गुण पाए जाते हैं, और ये बेसिक फिलॉसफी है ईगल की। उसकी नहीं, उससे पहले की फिलॉसफी है ये, द्वंद्ववाद की फिलॉसफी है ना। शाबाश, बोलो बेटिया, और कुछ बचा है तो बताओ। स्वतंत्रता की संकल्पना। हाँ। हीगल ने राज्य के सार्वभौमिक स्वरूप की पुष्टि की है, हाँ। परंतु इसमें व्यक्ति के जीवन के निजी और सार्वजनिक पक्ष एक दूसरे से एकदम कटे नहीं रहते। राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसी प्रवृत्तियों के बीच नाजुक संतुलन की स्थिति है जो परस्पर विरोधी होते हुए भी आपस में जुड़ी रहती है। हीगल के अनुसार यह समन्वय केवल आधुनिक राज्य में ही संभव है, जो स्फीयर ऑफ सब्जेक्टिविटी को वैध ठहराता है। अच्छा। नागरिक समाज आत्मपरकता की इच्छा की स्वायत्तता का क्षेत्र है। प्राचीन यूनानी राज्य के अंतर्गत जहां धर्म और अन्य निजी मामलों को भी राजनीति का विषय माना जाता था, सही बात। ऐसे स्वायत्त क्षेत्र की गुंजाइश नहीं की थी। इसके विपरीत हॉब्स और उसके बाद के राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर सार्वजनिक जगत के विश्लेषण का प्रयत्न किया गया। सही बात है, वो भी एक अति थी। शाबाश, बोल शाबाश। परंतु वो नागरिक समाज की संकल्पना से आगे नहीं बढ़ पाया। हीगल के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति का आतंक राज्य इसके अंतर्गत स्वार्थपरक व्यक्तिवाद के आत्मघाती स्वरूप का ज्वलंत उदाहरण था। अच्छा। हीगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है। यह विश्व में विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। परिवार और नागरिक समाज में द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। चूंकि राज्य विवेक और चेतना की साकार प्रतिमा है, इसीलिए राज्य का कानून का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। वाह, रुको एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा फिर। ये बोलता है, देखो जो प्राचीन समाज होता था ना, ग्रीक समाज, या अपने गाँव को देखो, देवते वाला समाज, वहाँ अगर देवते के मुद्दे पे भी आपने कोई खोचा पाया, कोई सांझ नहीं दी या कुछ नहीं किया, तो वो आपके राजनीति से भी जुड़ जाएगा कि आप गंदे आदमी। तो धार्मिक मामले में देवते को मानता हूँ, पर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो राजनीति में भी आपको गलत समझा जाएगा। ऐसा ही प्राचीन ग्रीक में भी होता था। मतलब जो उनकी माता थी, एथना या जो भी थी, वो आपकी राजनीति से डायरेक्ट जुड़ी हुई थी। आपका रिलीजन भी वही होना चाहिए था, आपका राजनीति भी उससे जुड़ी होनी चाहिए थी, ऐसा था। तो यहाँ क्या था कि भाई स्टेट इतना स्ट्रांग था प्राचीन काल में, सिटीजन इतना स्ट्रांग था कि वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में स्टेट का क्या था, हस्तक्षेप। और मॉडर्न टाइम में क्या किया इसने, हॉब्स लॉक रूसो ने, इन्होंने बोला स्टेट कुछ बोले ही ना, बस लोगों को लड़ने मत दो, पुलिस सिर्फ लोगों को गुंडागर्दी करने मत दो, बाकी अपने घर में जो चाहे वो करो, जो बिजनेस करना वो करो। देखो एक में क्या है, एक में राज्य लोगों की जाति जिंदगी में इतना हस्तक्षेप कर रहा है कि उनको जगह ही नहीं प्राचीन समय में। और मॉडर्न टाइम में वो ऐसा कर रहे हैं कि राज्य बस हस्तक्षेप ही ना कर, सिर्फ आंख बंद करके बैठ, कोई गुंडागर्दी करता है उसको रोक, बाकी लोगों को अपनी नाटी करने दो। ये बोलता दोनों ही एक अति है, बेस्ट है कि तीनों का क्या बने, एक कॉम्बिनेशन, ऐसा बोल रहा है हीगल। शाबाश बेटा। हीगल ने इस उदारवादी संकल्पना का खंडन किया है कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंध का अभाव है। हीगल के अनुसार ऐसी स्वतंत्रता औपचारिक, स्वार्थमूलक और निरासार होगी। उसने तर्क दिया है कि मनुष्य की इच्छा, आवेग और भावावेश पर लगाए गए प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते। अच्छा। बल्कि ये प्रतिबंध उसकी स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है, क्योंकि वे मनुष्य को अपना व्यवहार राज्य के उच्चतर विवेक के अनुरूप ढालने को विवश करते हैं। मनुष्य इन प्रतिबंधों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है या विवश तरीके से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ वर्तमान विकल्पों में मनपसंद तरीके का चुनाव नहीं, इसका अर्थ अपने आचरण को निर्धारित नियमों के अनुसार ढालना है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भाई।